माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ पर डील करने वाले हैं वो है साइंस की स्पेशल ब्रांचेस। यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कहना चाहिए कोई ऐसा टॉपिक मैम साइंस है जिससे एक क्वेश्चन बनना तय है तो वो है ये टॉपिक। 99% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो मिस नहीं करना है, बढ़िया तरीके से देखना है और शेयर करना है। चलिए देखते हैं इसी सीरीज में आज की पहली ब्रांच क्या है साइंस की, जिसको हम देखने वाले हैं। तो आज की पहली ब्रांच है यहाँ पर हर्पिटोलॉजी। क्या होता है हर्पिटोलॉजी, कैसे हम इसको याद रखेंगे, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक, आइए देखते हैं। तो हर्पिटोलॉजी को हिंदी में जो है कहते हैं हम सरीसृप विज्ञान। क्या कहते हैं? सरीसृप विज्ञान। तो सरीसृप विज्ञान यदि क्वेश्चन पूछा तो हिंदी मीडियम वाले तो बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे कि नो डाउट इसके अंदर मैम सरीसृपों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है सारे उभयचर, यानी जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी उभयचर प्राणी हैं सभी का अध्ययन हम करते हैं सरीसृप विज्ञान के अंदर। लेकिन यदि क्वेश्चन है हर्पिटोलॉजी का, तो हर्पिटोलॉजी को आप कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? बेसिकली है क्या हर्पिटोलॉजी? द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट कंसर्न विथ रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। यानी जितने भी रेप्टाइल एंड एम्फीबियन हैं वो उनकी जो स्टडी हम करते हैं वो किस साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? दैट इज हर्पिटोलॉजी। अब याद कैसे रखोगे? देखो, इनमें से आपको कोई भी प्राणी दिखता है तो आप क्या करते हो भाई? पीटते हो, पीटने लगते हो कि नहीं? सांप निकला घर में तो पीटोगे, उसको साइड करोगे ना? तो बस इनमें से यदि कोई भी प्राणी दिखता है उसको अपन पीटते हैं, साइड कर देते हैं। तो पीटने से हर्पिटोलॉजी को आप रिलेट कर सकते हो। दोनों में पीटना वर्ड आ रहा है, पीट है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि मैम इनमें से कोई भी जानवर दिखा तो हम क्या करते हैं? उनको पीट करके हटा देते हैं। इसलिए हर्पिटोलॉजी में हम पीट इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। दूसरी ट्रिक एक और है, हर्पिटोलॉजी में आ रहा है RPE एंड रेप्टाइल में भी आ रहा है REP। क्लियर? तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। दो चीज है, चाहे आप याद रखो कि ऐसे जानवर जिनको देखते ही हमें पीट करके भगाना पड़ता है, भाई ये सिर्फ याद रखने के लिए है ना, ऐसा नहीं है कि मारोगे आप भाई, वरना पेटा वाले आपको उठा ले जाएंगे। ठीक है, बस आप याद रखने के लिए याद रखो कि मैम इनमें से कोई जानवर दिखता है तो हमें डर लगता है और हम उसको पीटते हैं। तो क्या होता है जब आप पीटते हो तो वो रिलेट कर सकते हो हर्पिटोलॉजी। पीटो एंड पीटो दोनों में आ रहा है पीटो पीटो। क्लियर? चलिए, तो ये तो बढ़िया चीज है। आई होप ये मजा आया होगा आपको। हर्पिटोलॉजी में आया पीटो एंड रेप्टाइल जो है सारे किस में आते हैं, किस में स्टडी करते हैं हम? हर्पिटोलॉजी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स या इसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी। मैम जेनेटिक्स क्या है या आनुवांशिकी क्या है? तो बेसिकली जेनेटिक्स का आप आंसर दे पाएंगे, इसमें इतना टफ तो मुझे नहीं लगता। कि आनुवांशिकी पूछा तो बड़ी आसानी से आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स पूछा तो हम जेनेटिक्स तो कई बार वर्ड यूज करते हैं ना। बेसिकली है क्या जेनेटिक्स? हमारे अंदर सपोज करिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज हमारे मम्मी पापा की ट्रांसफर हुई, कई बार तो हमारे अंदर हमारे दादा दादी की भी क्वालिटीज ट्रांसफर होती है। तो ये कैसे होता है? यही कहलाता है जेनेटिक्स या कहें वंशानुगत ट्रांसफर। क्लियर? तो बेसिकली जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ जीन याद रखोगे, वैसे भी जेनेटिक टफ नहीं है, बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। जो जीन्स का ट्रांसफर है वही कहलाता है जेनेटिक्स। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक गुण का आगे बढ़ना। अब आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? कुछ ऐसी क्वालिटीज जो हमारे माता पिता में, दादा दादी में थी, वो हम में आ गई, हमसे हमारे बच्चों में जाएंगी, उनसे आगे बढ़ेंगी, है ना। कुछ चीजें जो ऐसे ट्रांसफर होती हैं, उन्हीं चीजों का स्टडी करना जेनेटिक्स के अंदर हम करते हैं। तो जेनेटिक्स इजी है, लगभग बच्चों से बन ही जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये याद रहेगा कि जेनेटिक क्या है, आनुवांशिकी क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक्स हमने देखा कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर होना। क्लियर?
अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उन आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भाई क्या क्या किया जाए, इंजीनियरिंग है, नो डाउट खुराफात होगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, जो जेनेटिक था, जो जीन था आपका, हमने उसमें लगा दी इंजीनियरिंग। अब कि अब भाई कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। क्या वही वही क्वालिटी ट्रांसफर हो रही, नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज चाहिए। सपोज हमने एक बनाया, एक एग्जांपल है पर्पल टोमेटो। नॉर्मली हम लाल टमाटर देखे हैं, रेड टोमेटो है ना, खाए भी हैं। रेड टोमेटो कितना होता है, 20 रुपए 40 रुपए किलो, कितनी वैल्यू है इसकी, लगभग इतनी। लेकिन जीएम के थ्रू, जीएम क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बनाया गया पर्पल टोमेटो। क्या होता है पर्पल टोमेटो, दिखता भी है बढ़िया पर्पल कलर का, और जो उसकी क्वालिटीज हैं उस टमाटर की, वो होती है आपकी जो ब्लूबेरी ब्लैकबेरीज होती हैं उस तरीके के लेवल की क्वालिटीज देता है। यानी जहां पर हमें ब्लूबेरीज यूज करनी है वहां पे हम उस टोमेटो को यूज कर सकते हैं। तो आप ही देखिए कि हमने जब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया तो उसकी क्वालिटी कितनी इनहैंस हो गई, हुई कि नहीं। तो बस आप याद रखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जीन्स में इंजीनियरिंग लगाई हमने, कुछ ना कुछ ऐसा किया, कुछ नया किया भाई, क्योंकि हमें बेस्ट चाहिए ना, हमें हर चीज बेस्ट चाहिए है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम अल्टरनेट कर देते हैं ताकि कुछ हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। क्लियर हुआ। तो जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों ही लगभग क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जेनेटिक्स हमें पता है कि आनुवंशिकता, कुछ गुणों का जो ट्रांसफर होना। अब जब हमने देखा कि यार हमें तो पता है कि कुछ क्वालिटीज ट्रांसफर हो रही हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज ट्रांसफर करें, हम क्यों बुरी चीजों को ट्रांसफर करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला जब जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्लियर। बेसिकली जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रिगोर मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक्स को 19वीं शताब्दी में। क्लियर। चलिए, तो ये तो हमें ध्यान में रहेगा कि मैम ने बताया था ग्रिगोर मेंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था जेनेटिक्स। ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी बोले या हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रक विज्ञान। देखिए, यदि क्वेश्चन आया केंद्रक विज्ञान का तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि यदि पूछा केंद्रक विज्ञान क्या है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि केंद्रक का अध्ययन ही क्या है, केंद्रक विज्ञान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम, होता है कि नहीं होता है। तो कार्डियोलॉजी को हम कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे क्रोमोसोम से। दोनों की राइमिंग वर्ड मैच हो रही है, कार्डियोलॉजी क्रोमोसोम। क्लियर। स्पेलिंग में नहीं जाएंगे, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। याद रखने का तरीका है कि कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। तो यानी कि जो केंद्रक का अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। या क्वेश्चन पूछा क्रोमोसोम की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो भी कहलाएगा कार्डियोलॉजी। क्लियर। तो बेसिकली जो आपका कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इज समटाइम्स नोन एज कार्डियोलॉजी, एंड द कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अब चूंकि केंद्र के अंदर होता है क्रोमोसोम और स्टडी हम करते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम की, तो क्या कहेंगे भाई, नो डाउट ये तो स्टडी। अब देखो बायोलॉजी में तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि कार्डियोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड है कार्डियोलॉजी क्रोमोसोम से। क्लियर। किससे, क्रोमोसोम से। तो दोनों को याद रखने का तरीका है कार्डियोलॉजी एंड क्रोमोसोम। क्रो याद रखेंगे, उससे आपको याद रहेगा। अब देखिए, केंद्रक विज्ञान यदि क्वेश्चन पूछा तो बाकायदा बता देंगे केंद्रक का अध्ययन करते हैं जिसके अंदर। दूसरा पूछा कार्डियोलॉजी, तो जिसके अंदर हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं और न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। तो ध्यान रहेगा कि मैम तुमने बताया था क्रोमोसोम का क्रो लेना है एंड कार्डियोलॉजी का क्रो लेना है। क्लियर। चलिए, तो ये है याद रखने का तरीका कि व्हाट इज कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के अंदर हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं एंड क्रोमोसोम जो है केंद्र के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सरोवर विज्ञान। सरोवर का मतलब होता है, जिनको अच्छी हिंदी आती है, सरोवर जो है पर्यायवाची है, सिनोनिम है किसका? तालाब का, है ना, तालाब का। तो बेसिकली सरोवर विज्ञान के अंदर हम सिर्फ सरोवर या तालाब का अध्ययन नहीं करेंगे, ऐसे जितने भी आपके पानी वाले, कहना चाहिए, स्पेसेस हैं जहां पर पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो झील हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो किसी भी तरीके का स्पॉट हो, हम हर उस जगह की स्टडी करते हैं कि कैसा वहां का फिजिकल स्ट्रक्चर है, क्या वहां का उस पानी का केमिकल कंपोजिशन, कैसी चीजें हैं, कैसा एनवायरमेंट है जहां पर भी इस तरीके का पानी का स्पॉट पाया जाएगा। अब वो तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, कोई भी वाटर स्पॉट हो सकता है। तो बेसिकली यदि आप लिम्नोलॉजी का हिंदी वर्ड याद रख लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा यहीं पर। जी हाँ, लिम्नोलॉजी को हिंदी में आप याद रखेंगे सरोवर विज्ञान, और सरोवर का मतलब होता है तालाब, यानी जिसके अंदर हम तालाबों व झीलों एंड इसी तरीके के सारे वाटर स्पॉट्स की स्टडी करते हैं, वो कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या होता है, आइए देखते हैं। यार ये तो बड़ा मस्त है मैम, मस्त, यहाँ कुछ फिशेस दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, इक्थियोलॉजी इज रिलेटेड टू द फिशेस। यदि मछलियों का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो वो क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी कहलाएगा। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द फिशेस। अब आप कहोगे नहीं मैम हमने पिसीकल्चर पढ़ा था, पिसीकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं फिशेस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक डिफरेंस है दोनों में जो कि आपको समझना होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इक्थियोलॉजी भी पूछा जाता है, पिसीकल्चर भी पूछा जाता है। ध्यान देना, यहीं पे रहना। इक्थियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फिश एंड रियरिंग ऑफ फिश इन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वाटर बॉडीज। क्लियर? यानी कि जो भी मछलियां हैं उनका पूरा अध्ययन किया जाता है, चाहे वो आपकी नेचुरल वाटर बॉडीज में हो या कि आर्टिफिशियल में। पिसीकल्चर क्या है? इट डील्स विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यानी कि इक्थियोलॉजी बेसिक टर्म हो गया जिसके अंतर्गत हमने कह दिया मछलियों का अध्ययन करते हैं। देन उसके बाद आया पिसीकल्चर जिसके अंदर हम ब्रीडिंग की अध्ययन करते हैं, फिश ब्रीडिंग का अध्ययन करते हैं। तो बड़ा क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा था कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, तो चाहे आप बोलो केंद्रक की स्टडी, चाहे आप बोलो क्रोमोसोम की स्टडी, क्लियर? वैसे ही फिशेस की स्टडी हम करते हैं इक्थियोलॉजी के अंदर, लेकिन यदि फिश ब्रीडिंग से रिलेटेड हमको स्टडी करना है तो वो कहलाएगा पिसीकल्चर। दोनों ही रिलेटेड है फिशेस से। पिसीकल्चर ज्यादा पूछता है एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं कि हम इक्थियोलॉजी को छोड़ देंगे। क्लियर? दोनों याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, या इसको हिंदी में कहते हैं आकारिकी। देखो, मॉर्फोलॉजी को हिंदी में ही आपने यदि नाम ध्यान कर लिया तो आकारिकी से तो वैसे भी आधा काम हो गया, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर आ रहा है आकार वर्ड, यानी किसी ना किसी चीज का तो आकार का हम यहाँ स्टडी करने वाले ही हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप। आकार एवं रचना का अध्ययन जो है वो कहलाता है आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। एंड बेसिकली होता क्या है, तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। अब ये आकार किसका, तो आकार हम स्टडी करते हैं वर्ड्स का। अब आप बोलोगे मैम वर्ड्स के आकार की स्टडी ये क्या है? एक बात बताइए, जितनी भी इतनी सारी लैंग्वेज हैं देश में, दुनिया में, हर राज्य में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जब आप लिखोगे, ध्यान देना, आपने हिंदी लिखा तो ऐसे लिखे, तेलुगु लिखोगे थोड़ा अलग लिखोगे, पंजाबी लिखोगे अलग लिखोगे, है कि नहीं? कन्नड़ लिखोगे थोड़ा अलग होगा। तो आप देखोगे हर एक जगह वर्ड्स के लेटर चेंज हो जाते हैं। तो हर जगह सिर्फ आकारों का ही फेर है। इस चंद्र बिंदु से ही कितनी चीजें चेंज हो जाती होती हैं कि नहीं? तो इन्हीं अक्षरों के आकार का हम अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म्स अ
कोर पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी टुडे। जो भाषा का अध्ययन है उसका एक कोर पार्ट बन चुका है क्या? मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं किसकी? वर्ड्स के आकार की। याद कैसे रखोगे? ये इंपॉर्टेंट है। याद रखने के लिए आप मॉर्फोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्ड याद करो। देखो हिंदी वर्ड टफ नहीं है यार यहाँ पे, है ना, एकदम इजी है। मॉर्फोलॉजी का आप हिंदी शब्द याद रखिए आकारिकी, एंड आकारिकी का कर दिया आपने संधि विच्छेद, आकार प्लस की, तो आकार आ गया किसी ना किसी चीज का आकार होगा, वो किसका है? दैट इज वर्ड्स का। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत बढ़िया कमेंट्स भी आए हैं, तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए और इसी एनर्जी के साथ पढ़िए। हम और भी शॉर्ट ट्रैक्स लाएंगे और भी नेक्स्ट वीडियोस में। क्लियर? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है? मायोलॉजी होता है पेशी विज्ञान। मायोलॉजी होता है पेशी विज्ञान। पेशी विज्ञान के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? पेशियों का अध्ययन करेंगे। भाई पेशी विज्ञान के अंदर हम पेशियों का ही तो अध्ययन करेंगे। तो बताओ यार, अब हिंदी में तो कोई काम ही नहीं बचा। पेशी विज्ञान पूछो और आपने बता दिया पेशियों का अध्ययन, लेकिन इंग्लिश में है मायोलॉजी। अभी बताते हैं। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसीजेस ऑफ मसल्स। मसल्स में क्या प्रॉब्लम है, मसल्स में क्या डिसीजेस है, मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इशू है, सारी चीजें मसल से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? मायोलॉजी। रिलेट कैसे करोगे आप? भाई मायो एंड मसल में क्या ही डिफरेंस है कि नहीं? मायो ऐसे याद रखोगे, मैम ने बताया था मायोलॉजी एंड मसल, तो दोनों में ही आ रहा है एम एम। देखो आप कहोगे ऐसे तो मैम एम बहुत में आता है, लेकिन मसल्स को हम रिलेट करेंगे भाई कि मसल जो है रिलेटेड है किससे? मायोलॉजी से। दोनों में ही एम एम आ रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं एम से। क्लियर? तो बेसिकली हिंदी में तो कोई टेंशन नहीं है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप कर दोगे मायोलॉजी इज रिलेटेड टू दी मसल, यानी कि पेशियों से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? भाई पूरा तो आंसर ही बता दिया, माइक्रो प्लस बायोलॉजी, है कि नहीं? मैम ने बताया था कि हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कैसे कर देंगे? माइक्रो प्लस बायोलॉजी कर देंगे। माइक्रो प्लस बायोलॉजी कर दिया हमने, और हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सूक्ष्म जीव विज्ञान दिया है, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं विषाणु का अध्ययन, या कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, जितने भी होते हैं, चाहे आप फंजाई की स्टडी करो, प्रोटोजोआ किसी की भी स्टडी करो, जितने भी एक कोशिकी जीव हैं, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, वो किसके अंतर्गत स्टडी होगी? भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी होगी। बिल्कुल भी टफ नहीं था, है ना मैम? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। क्लियर? चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का डिस्कशन। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।